हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो कि जीके का हमारा 40 क्वेश्चन का सीरीज जो है, इसका आज चौथा वीडियो हमारा है। और चौथा वीडियो में हमारा टारगेट होगा 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही करना। तो एग्जाम में हम लोगों को 40 में 40 सही करने का प्रयास करना है। हालांकि 40 में 40 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 40 में हम लोग 36-37 के करीब तो जा ही सकते हैं। यह सवाल जो है आपका 2 फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, जो कि डायरेक्ट हूबहू जो क्वेश्चन आंसर की जो आता है उसी का आपका स्क्रीनशॉट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सवाल एग्जाम में जो सवाल आया था उसी के आधार पर आपका नंबर जो वहां सवाल आया था उसी का कॉपी आपके सामने पेश किया गया है। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको इस चैनल में जो भी चीज़ डाला जाता है आपके फ़ायदे के लिए वो आपको टाइम से मिल सके। तो जो पहला सवाल हमारा है वो क्या है, वो चलिए देखें। सवाल कहता है कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। भारी जल वर्ड जो है किससे ताल्लुक रखता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, फार्मास्यूटिकल उद्योग, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र या उर्वरक उद्योग। तो भारी जल किससे ताल्लुक रखता है? भारी जल जिसका सूत्र होता है आपका D2O, और इसका ताल्लुक किससे है वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो जवाब इसकी तलाश लेते हैं। तो जवाब इसका क्या है वो देखिए। जवाब है नाभिकीय शक्ति उत्पादन। तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन से इसका ताल्लुक है। देखिए आपको शुरू में लगा होगा कि ये जल जो विद्युत शक्ति संयंत्र है इससे इसका ताल्लुक है, लेकिन इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाभिकीय शक्ति उत्पादन में क्या होता है कि भारी जल मॉडरेटर का काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा कहिए, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में पूछा गया था। यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें से अस्थायी मेंबर कितने होते हैं? 10। और उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है आपका यूएनओ के 6 अंग होते हैं, और वो 6 अंगों में, उन 6 अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट अंग जो है वो आपका है यूएनएससी। और यूएनएससी में कुल 15 मेंबर होते हैं, 10 होते हैं टेम्पोररी और 5 होते हैं परमानेंट। तो जो 5 परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि परमानेंट मेंबर तो आपका लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए है, लेकिन जो टेम्पोररी मेंबर हैं ये 10, इनको कितने समय के लिए चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जवाब की तलाश में चलिए चलते हैं। जवाब इसका कितना है? तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है? यानी इस अनुच्छेद के तहत आप कोई भी उपाधि अपने से नहीं ले सकते, यानी आपको कोई राजा का उपाधि, हुजूर, ऐसे इस तरह से जो बड़े बड़े ओहदे जो होते हैं जिससे समाज में ऊंच नीच का भावना उत्पन्न होता है, ऐसे आप अपने से नहीं लगा सकते, सिवाय शिक्षा और फिर सेना के। तो सेना में जैसे कोई कोई कर्नल है तो उनके आगे नाम से पहले लग सकता है। शैक्षणिक रूप से अगर कोई डॉक्टरेट का उपाधि किया है तो उसके नाम से पहले डॉक्टर लग सकता है। इनके अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22, आर्टिकल 18। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, वो चलिए तलाश में। तो जवाब आपका है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है आपका वो क्या है वो आपको बताएं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में जो आपका पहला अधिकार है समानता का अधिकार, वो 14 से लेके 18 तक होता है, जिसमें आपका 14, 15, 16, 17 और 18 सब में अलग अलग है। जैसे 14 कानून की नज़र में सब बराबर, 15 जाति, धर्म, वंश, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। फिर आपका आता है 16 में आपका लोक नियोजन में सबको बराबर का मौका मिलता है। उसके बाद आता है 17 में आपको छुआछूत से मुक्ति का आश्वासन दिया गया है। और 18 में है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत जिससे असमानता में वृद्धि होती है। ये जो 14 से 18 है ये समानता का अधिकार के तहत है, और समानता का अधिकार के तहत ही अनुच्छेद 18 आता है जो कि उपाधियों का अंत है। समानता का अधिकार इसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे ISS बोला जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में है, के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है, नहीं आपका वर्ड रहता तो उसे भी आपको करके आपको चलना चाहिए था। तो यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है। 2050 तक इसका संचालन में आ जाने की उम्मीद है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में है। यह केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही ISS जाने की अनुमति है।
तो यहाँ तो अलग अलग चीज़ है। तो आईएसएस के बारे में क्या है, हमारा सही जवाब क्या हो सकता है। देखें, सवाल है कि यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। निचली कक्षा का मतलब है कि यह बहुत ज़्यादा ऊंचाई में नहीं है, यह अंतरिक्ष में आपका इतना ही ऊंचाई में स्थित है जहाँ पर आपका ग्रेविटी है। कुल मिला के बात यह है कि उपग्रहों से इसका जो स्तर है वो आपका नीचे है। जो उपग्रह होते हैं वो आपके 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, तो इनसे ये थोड़े नीचे होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि निचली कक्षा में स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल कहता है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्न में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो संविधान सभा जिसका गठन आपका 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, तो इसमें प्रत्येक जगह से आपका प्रत्येक 10 लाख की आबादी में एक व्यक्ति को जाना था, प्रत्येक 10 लाख की आबादी में। और चूंकि भारत की आबादी लगभग 300 यानी 39 करोड़ आसपास थी, 39 करोड़ समथिंग, तो इसीलिए 399 मेंबर गए थे टोटल। तो सवाल ये पूछता है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ से गए थे, मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल या संयुक्त प्रांत। तो जाहिर सी बात है जिसकी आबादी ज्यादा होगी वहीं से ज्यादा लोग जाएंगे, तो सही जवाब आपका है संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान यूपी के समतुल्य आप मान सकते हैं। जो वर्तमान यूपी है वो संयुक्त प्रांत का ही अब का राज्य है, पहले यूपी संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इनका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में होती है और 1885 से लेकर इसका मीटिंग हर साल होता था। तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना, तो हर साल तो होता था इसका मीटिंग। तो जो पहला मीटिंग हुआ वो कहाँ हुआ, पटना में, मद्रास में, बंबई में या कलकत्ता में। तो सही जवाब क्या होगा इसका, चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब आपका है बंबई में। तो बंबई के संस्कृत गोकुलदास कॉलेज में इसका मीटिंग होता है पहला, जिसमें 72 प्रतिभागी भाग लेते हैं। और इसका स्थापना कब होता है, तो 28 दिसंबर 1885। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं कौन, तो A.O. ह्यूम। और जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, आपके काम की चीजें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सवाल कहता है, ये 2019-20 के आधार पर है, लेकिन यह आंकड़ा बदला नहीं है, इसलिए सवाल को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार सजाया गया। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे ज्यादा चावल, फिर मोटा अनाज गेहूं दाल, या फिर गेहूं दाल मोटा अनाज चावल, या गेहूं चावल मोटे अनाज दालें, या चावल गेहूं मोटे अनाज दालें। तो देखिए इसका सही जवाब में अंदाजतन तो आप कह ही सकते हैं कि चावल होगा इसका पहला। और चावल के बाद आपका मोटा अनाज तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि चावल के बाद आपका गेहूं वाला ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, अर्थात ये जवाब आपका सबसे ज़्यादा सुटेबल है। यानी चावल के बाद दूसरे नंबर में कौन आता है, एक नंबर में आपका कौन है, चावल, दूसरे नंबर में आपका है गेहूं, तीसरे नंबर में जो है वो है आपका मोटा अनाज, और चौथे नंबर में जो है वो आपका है दालें। तो ये रहा उत्पादन का क्रम भारत में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इसका सवाल है हमारा, जो इस सेट का सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल कहता है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो मालगुड़ी नामक छोटे गांव की परिकल्पना करके मालगुड़ी डेज नामक किताब लिखने वाले लेखक का नाम पूछा गया है। आर के नारायण, या फिर B.V. क्रांत, या फिर गिरीश कर्नाड, या U.R. अनंत मूर्ति। तो क्या होगा इसका सही जवाब, देखते हैं। मालगुड़ी डेज का लेखक आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब आर के नारायण है। आर के नारायण के 2 किताब, एक आपका गाइड और एक मालगुड़ी डेज, ये बड़ी फेमस किताब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, यानी इसका आपका 10वां प्रश्न है इस सेट का। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम में 2 डिवाइस होते हैं, एक जिससे डाटा इंटर किए जाते हैं, एक जिससे डाटा आपका निकलता है। तो निकलने वाले का आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या स्पीकर, कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए कौन नहीं है, आपका प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, यानी ये नहीं होगा। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए जवाब की तलाश में हम लोग चलते हैं। जवाब आपका क्या है, स्कैनर, जो कि हमारा सही हुआ। तो स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्कैनर से हम लोग कोई इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट डिवाइस हुआ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, यानी इसका 11वां सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान,
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब आपका है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यही सभी एटीएम को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी सभी एटीएम इसी के अंडर में रेगुलेट होते हैं। आपको याद रखना है, यह फैक्चुअल प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? सीपीएम, पीपीएम, एलपीएम या बीआईटी? तो आधुनिक कंप्यूटर में प्रिंटर की गति जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं हम लोग पीपीएम में। तो पीपीएम में इसका गति क्यों मापा जाता है वो आपको बताएं। क्योंकि जो हमारा पीपीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका पेज पर मिनट, यानी कौन सा प्रिंटर प्रति मिनट कितना पेज को प्रिंटिंग कर सकता है, वही तो उसका स्पीड है, यानी पीपीएम पेज पर मिनट। हालांकि जो पीपीएम है वो पार्ट पर मिलियन, वो अगर केमिस्ट्री में आप आ जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पार्ट पर मिलियन, तो वो आपका अलग है। तो सवाल में जब भी पूछा जाएगा आपको संदर्भ दे दिया जाएगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो फीफा विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड, कतर, रूस या स्पेन? तो इसका सही जवाब क्या होगा उसकी तलाश हम लोग कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब आपका है जो 2018 में फीफा की मेजबानी किया हुआ देश जो है वो आपका कौन सा है? तो आपका रूस है। अब बात कर लें अगर हम लोग कि फीफा का जो 2018 है वो तो आपका हो गया रूस, तो 2018 आप देख लिए कि आपका रूस है। 2018 के बाद 2022 का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो आपका क्या होगा? कतर। और अगर 2026 में कहाँ होगा ये आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में आपका कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, यानी 3 स्टेट मिला के कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, ये होगा आपका 2026 का। अगर उसके बाद 2030 का अगर आपका पूछा जाए 2030 का तो वो आपका क्या होगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। एक होगा स्पेन, एक होगा आपका पुर्तगाल और एक आपका होगा मोरक्को। तो अगर इन सभी चीज़ों को आप जानते हैं तो फीफा से आपका सवाल तो पक्का गलत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। सवाल कहता है 2011 की आबादी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य, यानी सबसे ज्यादा गांव वाला राज्य आपसे पूछा गया है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में से आपको बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरीकरण है, यानी गाँव की आबादी वहां ज्यादा है, गाँव की संख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इस वर्ड में ध्यान देना है, सही नहीं है। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन ए क्या कहता है कि इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीज, फसल कटाई, उपज ढुलाई के लिए 3 साल में 20,000 प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी। 3 साल में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसे जैविक खेती बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया। अब पूछता है कि यहाँ गलत कौन है? तो ये जो गलत जो है वो आपका है दूसरा में जो 3 साल में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये डाटा गलत है। इसमें 2 लाख नहीं है बल्कि कुछ और है। तो बाकी आपको ध्यान देना है कि बाकी क्या क्या सही है। 3 साल में 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा, जैविक खेती का है, अप्रैल 2015 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। सवाल है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नहीं है बल्कि सही है। इसे रूस ने विकसित किया है। पर्वत, बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। पूर्ण रूप से गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम, इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम है, ये कहा गया है। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम है। अच्छा, सही है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा अजीब दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब आप देख लें। ये तो देखिए गैलीलियो, शुरू में आपको बताया गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये दोनों आपका हो गया गलत। तो ये जो है पर्वत, बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, बाधा बनते भी हैं। इस वजह से लोकेशन ट्रैक करने में बहुत बार दिक्कतें भी आती हैं। यही आपका सही ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ। तो इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो वियना, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूरा नाम है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। और IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में हुई थी और इसीलिए IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कलहन? तो इसका सही जवाब तलाश करें। यहाँ जो ऑप्शन आप तलाश रहे होंगे वो आपको नहीं मिला होगा क्योंकि यहाँ नाम अलग करके दिया हुआ है। तो सही जवाब आप देखिए, सही जवाब है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त ऑप्शन में इसलिए है, यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम आपका है कौटिल्य, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें और एक नाम से जानते हैं और वो नाम यह है चाणक्य, नाम है चाणक्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही आदमी के नाम है और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यही व्यक्ति हैं और ये तीनों व्यक्ति सेम हैं। चंद्रगुप्त को मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्येक वर्ष किस चीज के द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक यानी एज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहां ज्यादा अच्छा से बिजनेस किया जा सकता है, उसका इंडेक्स जारी किया जाता है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यह इसका आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका आंकड़ा वर्ल्ड बैंक समूह करता है। वर्ल्ड बैंक समूह इसीलिए कहा गया है क्योंकि वर्ल्ड बैंक में 5 अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, जैसे IBRT, IDA, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 सवाल है कि सिंह चतुर्मुख यानी लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल या बराबर हिल? तो देखिए ये सवाल में आपका कुछ नहीं है, जो आपका अशोक स्तंभ है उसी से रिलेटेड सवाल है। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पाया गया है? तो सही जवाब आप गेस कर लिए, जो कि आपका सही भी है, वो है आपका सारनाथ। तो सारनाथ का स्तूप जो है उसी में ये बना हुआ है, अशोक के द्वारा निर्मित, आपको पता भी है। अगला प्रश्न, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। जैसे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, तो महाराष्ट्र से क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, तो महाराष्ट्र में क्या है? बीड, अहमदनगर, पुणे या नागपुर? और ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश में उस धर्मशाला का क्या महत्व है, इस आधार पर इसका होगा। तो इसका जो सही जवाब जो आपका है वो क्या है? तो वह है आपका नागपुर। तो जिस प्रकार धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जिस रूप से में फेमस है, उसी तरह से नागपुर कहाँ है? तो नागपुर फेमस है आपका कि उस रूप में आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 सवाल कहता है उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? यानी उलट बांसी किनका है? तुकाराम, नानक, कबीर या सूरदास? तो किनकी रचना है उलट बांसी, वो हम लोग देख लें। तो ये है संत कबीर का। तो संत कबीर के द्वारा उलट बांसी जो है यह एक विशिष्ट योगदान है। यह एक भक्त कवि जो कि निर्गुण भक्ति के एक प्रमुख भक्त माने जाते हैं और प्रमुख बोल सकते हैं हम लोग विद्वान माने जाते हैं, संत। अगला प्रश्न आपका है कच्छ के महान रन के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य? यह मीठे पानी की झील है, कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है, थार रेगिस्तान में मौजूद लवणीय दलदल है, राजहंस बड़ी संख्या में आवास के लिए पाए जाते हैं। तो देखिए आपको गौर कीजिए कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो देखिए इसमें मीठा पानी का झील नहीं है बल्कि खारा पानी का झील है। यही बात इसको अलग, मतलब खारा पानी का झील है, यही यहाँ लिखा हुआ है मीठे पानी का झील। तो यही है आपका गलत कथन जिसे आप खोज रहे थे। बाकी ये तीनों आपका सही है। थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 जो कि इस सेट का क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की इजाजत दिया? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या जहांगीर? यानी सूरत में जो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला तो किसकी इजाजत से, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम में बना और ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के टाइम में आया। तो जवाब इसका क्या हो सकता है? जवाब इसका है भी जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में आया, तो जहांगीर के टाइम में ही पहला कारखाना खोलने का अनुमति मिला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी? तो क्या हो सकता है देखते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या आ सकती है, इसलिए हमें विटामिन ए से भरपूर भोजन जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऐसे सवाल जीके बन जाते हैं लंबे टाइम के लिए, तो इसीलिए यह सवाल को शामिल किया गया है। योही सासाकावा, जेन एडम्स, हैरियट टबमैन या नेल्सन मंडेला? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो योही सासाकावा को 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया और ये कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए नवाजा गया। अगला प्रश्न
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय शासन निकाय से संबंधित प्रावधान है? 51A, 21, 270 या 243? तो इसका जो सही जवाब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। और 51A तो आपका जो आर्टिकल 51A है मौलिक कर्तव्य से है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के नीचे उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, जातक कथा, पुराण या भगवत गीता? तो ये जो सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है कि ट्रूथ ऑलवेज विन्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, यह कहाँ से लिया गया है? यह आपसे पूछा गया है। तो यह आपका लिया गया है एक उपनिषद से, और उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। अगला सवाल है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जिसे कई भारतीय नेताओं ने पोस्ट डेटेड चेक का भी संज्ञा दिया, तो यह आया कब था? यह आपसे पूछा गया है। तो किस प्रधानमंत्री के काल में? रामजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या स्टैनली बाल्डविन या क्लेमेंट एटली? तो उस प्रधानमंत्री का नाम हमें तलाश करना है जिनके काल में यह आया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। और ये वही व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच जो काराकोरम दर्रा स्थित है नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? कारगिल, पठानकोट, तवांग या श्रीनगर? तो आपको यहाँ पूछा गया है काराकोरम दर्रा की स्थिति थी, ये कारगिल के निकट स्थित है। यहाँ में से पूछा गया है इसलिए कारगिल के निकट हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, सवाल है कि कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त में घूमता है, यानी उल्टा घूमता है? यही है आपका सवाल। शुक्र, बृहस्पति, शनि या मंगल? तो तीनों में से अलग कौन घूमता है? तो अलग जो घूमता है उसका नाम क्या है वो हम लोग तलाश करते हैं, तो वो आपका है शुक्र। और यही कारण है कि शुक्र में जो सूरज उगने की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर उगती है। शुक्र और यूरेनस ये उल्टा घूमते हैं, इसीलिए इसमें सूर्य पश्चिम की ओर उगता है, और बाकी जो ग्रह हैं उसमें जो वामावर्त घूमती है तो पूरब की ओर उगता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड हासिल किए हैं? माइकल फेल्प्स, कैटी लेडेकी, मार्क स्पिट्स या लियोन लोचटे? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ये सब सवाल आपको जरूर याद रखने हैं। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, पहचान करने का जो तकनीक है उसमें OMR का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल, अच्छा यहाँ तो फुल फॉर्म से ही सवाल है इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूरा नाम क्या है? मैनिपुलेटर, मिररिंग या मैग्नेटिक या मार्क? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है मार्क। तो OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसी में M जो है वो आपका मार्क है, यही आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ का 34, हॉर्नबिल त्यौहार प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो वो पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मिजोरम? तो हॉर्नबिल त्यौहार ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है आपका नागालैंड में। नागालैंड का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, यानी हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है। अगला सवाल, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए आपको पता होगा कि 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग प्रत्येक 5 साल के लिए एक प्लान लाता था जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना कहते थे। और 12 पंचवर्षीय योजना लाने के बाद जो कि 2017 में खत्म होने वाला था, उससे पहले ही इस योजना आयोग को मतलब योजना आयोग के जगह में एक नया आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम है नीति आयोग। तो सवाल है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो चलिए जवाब की तलाश में। जवाब है आपका 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर, व्हाइट लेड, जिंक व्हाइट या पर्लेश? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा वो हम लोग देखें। पारा का जो सामान्य नाम है वो है क्विक सिल्वर। पारा को क्विक सिल्वर का संज्ञा दिया जाता है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो कि एक शेयर मार्केट का एक बाजार है। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या पुणे? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका है मुंबई। NSE का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और BSE बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। क्वेश्चन
अगला है हमारा सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? फ्रेऑन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही सोडा वाटर में ज़्यादा आपका, जब बोतल आप खोलते हैं तो जो दूर तक फेंकता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा बाघ अभयारण्य तेलंगाना, एमपी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एमपी। और आपको पता होना चाहिए एमपी में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है। आज का शायद यह आखिरी प्रश्न, ओ चलिए आखिरी तो नहीं है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किसे आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? बीटी कपास, बीटी आलू या जीएम सरसों या बीटी बैगन। तो बीटी बैसिलस थुरिनजिएंसिस होता है, ये आपका मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें जीन को मॉडिफाई करके ऐसा प्रकार से पौधा बनाया जाता है जो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। इसका सही जवाब है बीटी कपास। बीटी कपास को कानूनन इजाज़त दिया गया है, बाकी फसलों जो जीएम फसलें हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवंशिक रूप से उनको इजाज़त नहीं दिया गया, केवल बीटी कपास का इजाज़त है। और बीटी कपास में क्या है कि इसमें आपको कोई भी तरह का कीटनाशक छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में इतना प्रतिरोधात्मक है कि इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न और शायद आज का आखिरी सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिलीपींस। यह दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान की बात की गई है, तो ये कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप इस प्रकार से अगर मैप बनाएं तो ऑस्ट्रेलिया के इस ओर यानी उत्तर और पूर्व यानी उत्तर पूर्व दिशा में कोरल रीफ है, जो कि पूरा दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसी के साथ आज का हमारा जो 40 क्वेश्चन, यहाँ तो 41 सवाल था, कभी कभी एक ज़्यादा भी हो जाता है, कभी 2 कम आपको भी मिल सकते हैं, जो कि जो सेट में जैसा आया था वैसा ही है। यहाँ आपका 40 सवाल का सीरीज आपका कंप्लीट होता है। तो इन सवालों से आप लाभ उठाएं और बाकी लोगों को लाभान्वित करने के लिए चैनल को जरूर शेयर करें इधर उधर और बाकी दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।